work hard until you don't get success. Work hard unless you achieve your goal. You are the one who has the authority to achieve your own goals. हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव हैप पर फिर एक बार वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो चैनल है हमने आपके लिए ही बनाया है और ये चैनल जो है आपके सपोर्ट और इसकी वजह से ही हम इंस्पिरेट होते हैं और आपके लिए इस पे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, पीओसी इन सब से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आई डोंट नो दोस्तों, आप लोग कितना अवेयर है और कितना मोटिवेटेड है और कितना कंसिस्टेंट है अपने टारगेट को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने एम्बिशन को आप कितना अच्छी तरीके से जानते हैं और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो प्रैक्टिस करता है डेली और जो चाहता है कि मैं इफ़ आई वर दिस, इफ़ आई वर दिस, इफ़ आई वर दैट, तो वो सारी चीज़ें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर हफ्ते आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, एक पूरे सेट को देखते हैं। दोस्तों, सेट अभी आ नहीं पा रहा कुछ वजह से, हम एक पूरा सेट भी लेकर आएंगे क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लाइव क्लास को ओपन करेंगे और वो टाइम आपको एक दिन पहले मेंशन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको हमारे साथ क्या करना है, उनको अटेंड करना है और अटेंड करके हम 1 घंटा वो चलेगा क्वेश्चन पेपर और देखा जाएगा कि किसके अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके क्लास। तो आज की जो क्लास है हमारी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर है। तो विदाउट स्पॉइलिंग अवर टाइम हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई सिलेक्ट माय मार्कर एंड देन मूव टू द डायरेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी, एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है दोस्तों? आपके हर्ट्ज, HZ जिसको कहते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। ओके, जो हम साउंड वेव की जो बारंबारता होती है फ्रीक्वेंसी, उसको किसके कौन सी यूनिट के थ्रू स्टैंडर्ड जो हर जगह यूज किया जाती है, हर्ट्ज। ओके, साउंड को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है दोस्तों? किलो वाट आवर होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में आई डोंट थिंक कि कोई भी व्यक्ति या कोई स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट कोई गलती कर आएगा। अगर आप अपने गोल को लेकर कंसिस्टेंट है तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने गोल को अचीव करने में। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैप की किलो वाट आवर है, राइट। ओके, किलो वाट आवर। अब कुछ दोस्तों ने इस पे भी गलत कर दिए थे, पेपर में गलत लगाया थे, किलो वाट कोई वाट लगाया था, कोई जूल लगाया था। तो दोस्तों याद रखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है ये, इलेक्ट्रिकल जो हमारे घरों में कंज्यूम होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है। हमारी कमर्शियल यूनिट जो होती है किलो वाट आवर ही होती है, वो किलो वाट आवर, ठीक है। किलो प्रति घंटे के हिसाब से जो किलो वाट लगती है, जो बिजली, ठीक है, यूज़ होती है, हमारे कंज्यूम होती है। ओके ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? दोस्तों, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा सर, ये बताइए इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ये हाईएस्ट या हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कैसे पहचाना जाता है या बॉइलिंग पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप ये बताइए। सर, इसमें कुछ भी इतना हरक्यूलियन टास्क नहीं है। आपको क्या करना है, ये अभी तो चलो सीरीज कंप्लीट करते हैं क्योंकि अभी सिखाने का नहीं है, आज बस हमारा क्वेश्चन सीरीज का दिन है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेकर आऊँगा, जिसमें नेक्स्ट जब भी लेकर आऊँगा और जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक है। मैथ में जो मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम की बात करी है, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ जिसमें हमें बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है कि 3 4 5 2 7 8 2 6 के बीच का एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे प्रॉमिस किया लाने के लिए। सेकेंड, आपका हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एसिडिटी इन अ पर्सन कैन बी क्योर्ड बाय कंज्यूमिंग। दोस्तों, ये तो सबको पता है, बेकिंग सोडा। अगर सपोज आपके अंदर एसिडिटी बन रही है तो आपके बेकिंग सोडा को यूज़ कीजिए, यानी कि जैसे हम इनो और बाहर आपके इसकी सॉल्यूशन मिल जाता है मेडिसिन की शॉप्स पे। ओके, तो बेकिंग सोडा होती है आपकी। एसिडिटी इन अ पर्सन कैन बी क्योर्ड बाय कंज्यूमिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, let me use my marker so that it will help to you
to identify which question right now we are studying, right? Due to the presence of dash, a type of connective tissue in our ears, the ears can be folded. हमारे कानों में एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे कान फ्लेक्सिबल रहते हैं और हम अपने कान को बेंड कर सकते हैं, ठीक है, फोल्ड कर सकते हैं. तो वो कार्टिलेज टिश्यू होता है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू एक तरह का ये भी कार्टिलेज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है कार्टिलेज, जो कि हमारे ईयर में पाया जाता है. इसकी प्रेजेंस की वजह से ही हम अपने कान को फोल्ड कर पाते हैं, राइट. तो ये दोस्तों कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साइंस में प्रीवियस ईयर्स में ग्रुप डी में पूछे गए थे. और कब पूछे गए थे, लेट मी शो. ये आपके 20 सितंबर 2018 में पूछे गए थे. जी हाँ दोस्तों, एसिडिटी इन अ पर्सन कैसे कैलकुलेट है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हम पहले बता चुके हैं. तो 6 क्वेश्चन देखते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स इन द एंड द फॉलोइंग कंक्लूजंस केयरफुली एंड सिलेक्ट विच ऑफ द कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट. दोस्तों ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन, हाँ रीजनिंग का क्वेश्चन था जिस तरीके से आया है. बट ये साइंस में देखिए इस तरीके से पूछा गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को लेकर, परिणाम और निष्कर्ष को लेकर. दोस्तों रीजनिंग का भी देखिए यहाँ पे आपको यूसेज पता चलेगा. ये रीजनिंग में आते हैं क्वेश्चन और इन्होंने साइंस में दे दिया है. आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ना है एंड सिलेक्ट करना है कि क्या ये जो नीचे कंक्लूजन परिणाम दिया गया है क्या ये लॉजिकली इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है. अगर करता है तो ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए यस जो भी है इसमें, और नहीं करता तो उसको अनसिलेक्ट कर लीजिए. जैसे स्टेटमेंट के देखिए सम आयरन आर रस्ट. अभी कैसे कर पाएंगे, जिनको लॉजिक पता होगा कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, यानी कि आपके तो सम आयरन रस्ट सम, तो यहाँ पे करेंगे सम, ऐसे हो जाता है, ये ऐसे करके बनता है सम आयरन रस्ट. बोला ऑल रस्ट आर ब्राउन, ये इसको आयरन मान लेते हैं दोस्तों. आपका आई बना देता हूँ अंदर, एक सेकेंड. आई एक ही, ये हमारे क्या है, सम आयरन आर रस्ट. ओके, और क्या बोला गया, ऑल रस्ट आर ब्राउन, सारी रस्ट क्या है, ब्राउन है. ऐसे है दोस्तों, ऑल रस्ट आर ब्राउन. ठीक है, ये वेन डायग्राम ऐसे बनाए जाते हैं. ठीक है, कंक्लूजन सम ब्राउन आर रस्ट. अब बोला गया कि ये ब्राउन है, ये ऊपर वाला, ठीक है. तो सम ब्राउन और रस्ट, तो इन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है. पहला कथन कि कंक्लूजन जो बोला गया इसका कि कुछ ब्राउन रस्ट हो सकते हैं. सम आयरन आर ब्राउन, कुछ आयरन ब्राउन हो सकते हैं आपके. हाँ बिल्कुल, ये भी कहना सही है. तो दोस्तों ऑल कंक्लूजन फॉलो, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा. अभी के लिए जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है तो वो अभी इसको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, आपका वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ है, आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन से जुड़ा हुआ है. तो अभी के लिए उनको छोड़ दीजिए, इस कंसेप्ट को छोड़ दीजिए, आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं. बट जिनको अगर रीजनिंग को पता है, उन्होंने रीजनिंग में अच्छी कमांड है, बट रीजनिंग तो सबकी अच्छी कमांड होगी अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी आने वाला है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है आपका, है ना. इन्हें क्या कहते हैं इन क्वेश्चनों को, कोई बताएगा हमारा, इससे क्वेश्चन हमारे क्या कहलाते हैं, कोई बताएंगे. हाँ बताइए बताइए, कमेंट कीजिए. ओके नहीं, आप बताइए. एक्चुअली दोस्तों हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है साथ साथ, तो है हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स जो आते हैं जो कहते हैं कि सर हम सुन लेंगे और देख लेंगे आपके जो उसमें लैपटॉप पे ही, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हम भी समझते रह करेंगे. तो ठीक है. तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप. तो इसमें कौन सा आंसर है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता. ये आपका आंसर हो जाएगा लेट्यूस. लेट्यूस यानी सलाद को कहते हैं, आपको देखो हिंदी में भी लिखा गया सलाद. जबकि कीवी एक फ्रूट है, लीची भी एक फ्रूट है, बनाना भी एक फ्रूट है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी लेट्यूस. लेट्यूस यानी सलाद. सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी लेट्यूस राइट टेक्स्ट टू यू. तो आप बोलोगे यस व्हाई नॉट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम. इनमें से कौन सा जाइलम का पार्ट नहीं है. ओके तो जाइलम का पार्ट इसमें सीव ट्यूब्स नहीं है दोस्तों आपका. तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो गया बी. जबकि जाइलम फाइबर, स्ट्रेचेस, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सारे के सारे आप किसके पार्ट होते हैं, जाइलम के पार्ट होते हैं. सीव ट्यूब्स जी हाँ, सीव ट्यूब्स आपका फ्लोएम का पार्ट होता है. किसका पार्ट होता है, फ्लोएम, राइट. आई होप कि आपको यहाँ तक की क्वेश्चंस क्लियर एक्यूट इन योर माइंड है, और बिल्कुल क्या है जिसे हम कहते हैं क्लियर. कोई एक वर्ड होता है आपका इंग्लिश में, सिनोनियम होता है. आई हैव फॉरगॉटन राइट नाउ, कि राइट नाउ मुझे याद नहीं आ रहा. तो नेक्स्ट टाइम अगर याद आता तो बताता हूँ आपको. व्हाई आई ट्राई टू यूज द वर्ड्स बिटवीन द क्लास, बिकॉज अमंग द क्लास, बिकॉज दोस्तों आपको इंग्लिश के वोकेबलरीज याद आनी चाहिए.
एंड दिस सेकंड थिंग कि आप इन क्वेश्चंस को डेली करें। ओके। तो अब हमें पता चल गया, जैसे आपने पढ़ रखा था जाइलम का इनमें से कौन से पार्ट है, जाइलम पैरेंकाइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ट्रेचेस होते हैं, ये जाइलम के पार्ट्स होते हैं। बट वहीं पर फ्लोएम के पार्ट्स में क्या आता है, सीव ट्यूब्स फ्लोएम के पार्ट्स में आता है, ना कि अपना जाइलम में। ओके, सीव ट्यूब्स जाइलम में नहीं, फ्लोएम का पार्ट होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the position of the image formed by a concave mirror when the object is placed at the center of curvature of that spherical mirror? तो पोजीशन क्या होगी, सेम एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, सबको पता है। अगर आप कनकेव मिरर को यूज करते हैं, कनकेव मिरर कैसा होता है दोस्तों, कोई बताएंगे? जो अंदर की तरफ होता है। ओके, यहाँ पे उस पर ऊपर क्या होंगी, अपनी ऊपर रफ सरफेस होगा अपना, जिसे हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं वो आप लोग कमेंट में करेंगे। ओके, अंदर आपको मिला होगा, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा पोल। ओके, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सॉरी फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, इक्वल बिल्कुल साइज की मैग्नीट्यूड में। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ जनरेटर हैविंग अ वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना कोई? ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है करंट को जो ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम अ जनरेटर हैविंग अ वोल्टेज आउटपुट ऑफ 220 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ मीटर हैविंग अ पावर ऑफ 1100 वोल्ट। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? इसमें क्या है, जनरेटर से एक करंट को लाया जाता है जनरेटर के थ्रू, और वो कितनी वोल्टेज का करंट भेज रहा है, वो 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। ओके, और उसको एक मोटर पे जा रहा है, मोटर पे कनेक्ट कर रखा है, मोटर को करंट मिल रहा है, वोल्टेज का करंट कितने, 220 वोल्ट का, जिससे वो कितने वोल्ट की हैविंग अ पावर, जिसकी पावर कितनी है वोल्ट, इसकी जनरेटर की पावर 100 1000 एक एक व्हेन कनेक्टेड टू अ मीटर हैविंग पावर ऑफ 1100 वोल्ट। तो दोस्तों क्या बोला गया है यहाँ पे कि बोला गया है कितना करंट जनरेटर क्या है, ड्रॉ करेगा, मतलब कि निकालेगा, जनरेटर कितना करंट निकालेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है जो हमारे पास मोटर है, देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये है बड़ा सा जनरेटर, यहाँ पे लगी हुई है मोटर। अभी जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेटर से करंट आ रहा है और इस मोटर से जा रहा है, वो करंट जो है और कुछ वोल्टेज के साथ मारा करंट, तो 220 की वोल्टेज भेज रहा है। ठीक है, लेकिन करंट नहीं दे रखा आपने को। ठीक है, करंट आपने को निकालना आई। ठीक है, और ये मोटर में आ रहा है। ओके, ये मोटर में आ रहा है, और मोटर की जो वो दे रखी है पावर, मोटर की जो पावर दे रखी है 1100 वोल्ट दे रखी है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी आई डायरेक्ट, मतलब करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा Q, आपका चार्ज, मतलब कि चार्ज को नोट करता है, तो Q आ जाएगा आपका 5 एम्पियर करंट। ठीक है, करंट आ जाएगा आपका 5 एम्पियर, याद रखिएगा फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई। ओके, let's move to the next question. The work done by friction is not lost, but it is transferred as heat energy. जो किसी भी फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। फ्रिक्शन के द्वारा जो काम किया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, बट वो ट्रांसफर हो जाता है एज अ हीट एनर्जी। ठीक है, आप देखो, खुद देखो, आप जमीन पे चल रहे हो, सीधे सीधे आप चलते रहोगे, मतलब चलते रहोगे तो आपके शरीर में गर्मी से आ जाएगी, तो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है वो फ्रिक्शन। ओके, जो हमने काम करा है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19 एंड इट्स मास नंबर इज 39, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम इट्स एटम। तो भाई मास नंबर का फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लगा दीजिए, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जेड से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से। ये देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से डिनोट किया जाता है, मास नंबर को ए से। ओके, मास नंबर को ए से, करेक्ट। तो भैया आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कहाँ है, एटॉमिक नंबर कैसे कहते हैं दोस्तों बताइए? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर रखा आपको 19, एटॉमिक नंबर को ही अपना वो कहते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, और मास नंबर दे रखा आपको 39, तो 39 में से घटा दीजिए 19 को, आंसर आ जाएगा आपके पास 20 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही अपना एटॉमिक नंबर कहते हैं,
और मास नंबर तो अपना दे ही रखा है इसमें, और अपना नंबर निकाल लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass 10 kilo accelerates uniformly from rest to a speed of 2 units in 20 seconds. ये दोस्तों यहाँ पे यू रह गया है, एक सेकंड में लगा देता हूँ यू। The average power developed in time interval of 0 to 20 seconds is। अब क्या बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास, ये मान लीजिए ब्लॉक है, इसका मास दे रखा है अपने को 10 किलो। क्या क्या दे रखा है? 10 किलो। और ये एस्केलेट करता है यूनिफॉर्मली एक रेस्ट से चलना शुरू होता है और स्पीड पकड़ लेता है 2 यूनिट्स की स्पीड, 2 यूनिट्स 20 सेकंड में, 20 सेकंड में 2 यूनिट की स्पीड। तो एवरेज पावर पूछ रहा है जो कि उस टाइम इंटरवल में डेवलप की गई थी 0 से 20 सेकंड की स्पीड पे लाने टाइम में जो एवरेज पावर डेवलप की गई। तो दोस्तों जो जो चीज़ दी गई है पहले वो लिख दीजिए भाई। पहले मास दे रखा है लिख दिया, टाइम दे रखा है 20 सेकंड दे रखा है, पावर इसमें क्या करना है अपने को पी निकालना है, पी वी कितने दे रखा है अपने को 20 सेकंड, ओके वी के दे रखा है अपने को 20 सेकंड, वी अपने को 20 सेकंड दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लगाया, फिर क्या करेंगे पे 10 और ये 22 वी हो गया 2। कुछ मिस्टेक लग रही है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम मैं चेक करके दे बताऊंगा क्या है इसमें प्रॉब्लम। इसमें कुछ प्रॉब्लम तो लग रही है, कुछ है तो प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पी, अच्छा पी दे रखा है, यहाँ पे पी वी अपना ये रहा, लेकिन यहाँ पे वी रखा है इन्होंने, वी में यहाँ पे 20 नहीं रखा है इन्होंने। कुछ तो है प्रॉब्लम। 20 सेकेंड और ये आ जाएगा अपना 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टी 2 एम है अपने पास 10, ये 20 सेकेंड एम वी स्क्वायर। ओके फिर क्या करें, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम 1 जूल। ठीक है दोस्तों इसे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को हम देखेंगे। द टेंडेंसी ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। एक बॉडी की आदत होती है अपने में कुछ भी चेंज ना करने की, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में नहीं चलती है, मोशन में तो मोशन में रहती है, तो क्या कहलाता है हमारा, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है ना अपने, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इनर्शिया। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में चलती है, मोशन में तो मोशन में नहीं चलती, वो अपने में चेंज नहीं लाना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15, स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस फिगर को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए, कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। इफ द पाइवट इज शिफ्टेड 3 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, यदि पाइवट, ये जो पाइवट है, पाइवट को हम लेफ्ट की तरफ क्या कर देते हैं 3 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ये 5 से 8 हो जाएगा इधर राइट में और इधर हो जाएगा 3। व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द कपल एट द न्यू पोजिशन। तो नई पोजीशन पर उस जो ये मूवमेंट है वो व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द कपल एट द न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू क्या लिखा है, क्लियर भी नहीं इसमें दिखाई दे रहा, मूवमेंट आई थिंक मूवमेंट। व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द कपल एट द न्यू पोजीशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इन्होंने देखते क्या सॉल्व करके दिखाया है। तो दोस्तों ये क्या करा इन्होंने, मूवमेंट ऑन हैवियर साइड माइनस मूवमेंट ऑन लाइटर साइड करा है। देखते हैं ये मूवमेंट ऑन हैवियर साइड, मूवमेंट ऑन लाइटर साइड, ये देखते हैं मूवमेंट ऑन, ये है आपका लार्जर, ये है आपका स्मॉलर। तो मूवमेंट ऑन लेसर साइड, लाइटर साइड और मूवमेंट ऑन हैवियर साइड, तो 5 × 2, तो यहाँ पे कर दिया 5 × 2, इधर बचेगा 2, 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया इधर, एंड 0.25 × 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस घटा दिया इसमें से, किस में से घटा दिया, इसमें से 10 में से, तो हमारे पास 8 न्यूटन बच गया, 8 न्यूटन बच गया हमारे पास। ठीक है, ये पाइवट का क्वेश्चन आ गया था, इसका कंसेप्ट अलग है, इसका पूरा समझाना पड़ेगा आपको। अभी के लिए इतना समझ सकते हैं, अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए कि बोले पाइवट को इधर आपने लेफ्ट की तरफ 3 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, तो ये राइट साइड को आप समझ लीजिए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 हो गया, ये बचेगा इधर 2। और एक फॉर्मूला लगा देना, मूवमेंट ऑन हैवियर साइड माइनस मूवमेंट ऑन लाइटर साइड। तो हैवियर साइड में 5 × 10 आ जाएगा, और मल्टी इसका करोगे 25 8 जा आपका कितना होता है 200 होता है, तो ये बच जाएगा 2 0 लास्ट में जाएंगे, मतलब 0.2 से पहले जाएगा, बचेगा 8, यहाँ बचेगा अपना 25 25
टू हो जाए, टू यहाँ टू बच गया और यहाँ बच गया अपना 5 8 9, 10 माइनस टू करोगे तो 8 बचेगा, 8 न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन मीटर, डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन कौन से इसमें, ये लिखा है, ये रहा, द टेल फिन ऑफ अ लॉबस्टर एंड द फ्लूक्स ऑफ अ वेल। जो वेल की जो फ्लूक होता है, फ्लूक कैसे कहते हैं आपने देखा, वेल के पीछे कैसे करके पार्ट होता है, लेट मी ड्रॉ द सेम थिंग ऐसे करके, ठीक है, ये जो इसका फ्लूक कहलाता है। ऐसी जो ये होता है अपना लॉबस्टर यानी कि जो क्रैब होता है, क्रैब, ठीक है, क्रैब की जो टेल होती है उसके पीछे भी सेम ऐसा ही पार्ट होता है। तो ये एनालॉगस है, एनालॉगस मतलब सेम तरह की ऑर्गन दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम तरह की ऑर्गन पाए जाते हैं दोनों में, ठीक है। ह्यूमन की आर्म, आर्म मतलब उसकी बाहें हो गई, और बुल्स लेग, दोनों सेम है क्या, नहीं, हमारा हाथ, हालांकि उनका हाथ, बुल का लेग बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का सेम होता है। तो एनालॉगस होते हैं जहाँ सेम सेम एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड हमारे एंड इन द सेकंड ग्रुप, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखो आरएनबी ग्रुप डी पूछेगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है इन चारों में से जो बेसिकली फोर्थ तो पीरियड में और सेकंड ग्रुप में पाया जाता है, फोर्थ पीरियड और सेकंड ग्रुप। ओके, फोर्थ पीरियड मतलब आप पीरियड समझ गए, जो कि आपकी किस कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं, और वर्टिकली कौन होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो जो आपका फोर्थ पीरियड और सेकंड ग्रुप में पाया जाता है वो आपका कैल्शियम हो गया, ए। आप लोग चेक कर सकते हैं, पीरियडिक टेबल को खोल लीजिए अपने पास और चेक कर लीजिए कि आपका फोर्थ पीरियड होगा, ठीक है, और सेकंड ग्रुप होगा, ठीक है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड एंड इन द सेकंड ग्रुप में जो पाया जाता है वो अपना क्या है, अपना कैल्शियम। इनमें से कौन सा है, तो इसमें कैल्शियम है सिर्फ। ईच, अच्छा एक क्वेश्चन और हो सकता था कि सपोज यहाँ पे दो ऑप्शन दे देता है कैल्शियम उसी ग्रुप के, दो ऑप्शन देता दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ अलग और दिया होता कि देता डी ऑप्शन में कि बोथ ए एंड बी करके देता। ईच कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ द फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मिथाइलिन, ठीक है, मिथाइलिन। हमने पढ़ा ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अपना अल्काइल, ये ग्रुप्स होते हैं, कार्बनिक ग्रुप्स होते हैं जो है ना। ये अपना कार्बन कंपाउंड जब चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे इसके बारे में। ईच कॉन्जिक्यूटिव जो मेंबर होता है एक फैमिली का हाइड्रोकार्बन्स की, वो अब प्रीवियस से किस तरीके से डिफर करता है, मिथाइलिन से फॉर्मूले से डिफर करता है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। अल्कीन C2H, C2 CnH2n, 2n C2H2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 बन रहा है इसका, C2H2, C2H4 बनेगा इसका, C2H4, क्योंकि इथाइलिन से स्टार्ट होता है, लेकिन ठीक है, फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब हम कराएंगे तो आपको बता देंगे, चार फॉर्मूले होते हैं इसके। अल्केन का होता है CnH2n+1, अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है आपका CnH2n-1, और अपना अल्काइल का होता है CnH2n। ये फॉर्मूला बता दूंगा आपको क्या होता है फॉर्मूला CnH2n, मेरे को भी अभी थोड़ी प्रॉब्लम याद नहीं आ रही क्या फॉर्मूला लिखवाए थे हमने, CnH2n प्लस, ओके, कुछ कॉपी में लिखवाए देते हैं CnH2n, ओके, नो प्रॉब्लम, हम एक बार चेक कर लेंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई मुझे ये फॉर्मूले में। CnH2n+1 होता है आई थिंक इसमें, अल्केन का CnH2n होता है, अल्कीन का, अल्काइन का होता है CnH2n-1, अल्काइल का होता है CnH2n+2 होता है ऐसे करके। चलो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लांट दैट डज नॉट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसा कौन सा प्लांट है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो नहीं करता। पपाया है, पपाया, रोज वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो करता है, बनाना भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ऑरेंज भी वेजिटेटिव। अब आप कह रहे हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है सर, ठीक है, ये बायोलॉजी का एक पार्ट है, रिप्रोडक्शन वाला, जिसमें आएगा आपका, उसमें आपको पढ़ाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें होता क्या है कि आप जब देखा ना आपने कली, हमें पूरी रूट लाने की जरूरत नहीं है, मतलब जड़े रोज के प्लांट की, आप सिर्फ उसकी कली ले आओ, कली को इसमें क्या करते थे, स्टॉक और स्काइन, दो चीज़ होती है। तो नीचे होगा दूसरे प्लांट की ऑलरेडी रूट होगी, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे आपस में, जो ये जो हम कली लेकर आए किसकी, ब्लॉसम लेके आए एक रोज की जो, ठीक है, उसको इसमें बांध देंगे। तरीका होता है इसका, कैसे करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पपाया पार्ट नहीं है, पपाया अपना इंडिविजुअली ग्रो करता है, लेकिन इसके ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाया नहीं जाता। डैश एंड मिक्सिंग विद वाटर, और मिक्सिंग विद वाटर चेंजेस टू जिप्सम, इनमें से हम किसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो जिप्सम में चेंज हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। सेकंड चैप्टर एसिड बेसिड एंड सॉल्ट से आया ये क्वेश्चन, ओके। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को CaSO4 डॉट
डॉट हैमी है ना, हैमी हाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसको जब हम वाटर से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जिप्सम, ओके, CaSO4 डॉट हाफ H2O हैमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट को जब वाटर से ऐड करते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल डिफर इन मॉलिक्यूलर मासेस बाय CH2, यानी कि आपने क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, देखो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, अल्काइल आ गया, CnH2n प्लस 1 आ गया। अब इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखो CnH2n, अब मिथाता है आपका एक पर, तो ये हो जाएगा C1, ठीक है। इसका होता है CnH2n, मेरे को याद आ गया, ठीक है। अल्काइल का होता है CnH2n प्लस 1, तो देखो CnH2n प्लस 1 करेंगे, C1H2 1 जा 2 2 1 जा 2, मैं बताता हूँ देखो क्या हो जाएगा इसका, अभी करते हैं। CnH2n प्लस 1, C1H2 2 2, ठीक है, 2 2 CnH2n प्लस 1, C1 H भी 1 हो गया, H2n 2 1 3 CH3, ये हो जाएगा आपका, देखो क्या हो जाएगा, CnH2n H2n प्लस 1, तो यहाँ पर हो गया 1, तो ये बन जाएगा CH3। इसका क्या हो जाएगा आपका इथाइल का, ये सेकंड पार्ट है, C2, यहाँ पर हो जाएगा आपका H 2 2 4 5, C2H5 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर निकाल लो कितना हो जाएगा कि मासेस में, देखो एक ये हो जाएगा C2H5 में से ये जाएगा CH3, तो बचेगा आपका, ठीक है। अभी कैसे निकाला वो देखो, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का, कार्बन होता है अपना कितने पाता है, कार्बन कार्बन आता है अपना कितने पाता है, बताएगा मॉलिक्यूलर मास में कितने घंटे रहेंगे, थाइलर को के कार्बन आता है अपना, कौन बताएगा कार्बन कितने पाता है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। कार्बन आता है अपना कितने पे, 12 पे, 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, तो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा नीचे वाला, क्या करोगे, 12 24 24 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1 पंचे 5, ओके, और इनको प्लस करते हैं बीच वाले को, ठीक है। 24 प्लस 5 29, 29 में से 15 घटाओ, 9 में 5 गया 4, और 2 में 1 गया 1, तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 14। तो ऐसे निकाला जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल का पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा CnH2n प्लस 1। एक्चुअली ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया, कैसे पहचाना, इसकी पहचान होती है अल्काइल, ओके, होती है अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। अल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, अल्कीन का होता है CnH2n, और हमारा अल्काइन का होता है आपका CnH2n प्लस 1, ठीक है। CnH2n -2 होता है इसका, और इसका होता है CN, अल्काइल का होता है आपका CnH2n प्लस 1, जो मैंने ऊपर लगाया, ये देखिए इसका फॉर्मूला है ये। अब जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया ये वाला, तो ये क्या हुआ, ये फिर मैंने इसमें वैल्यूज देखी, मिथाइल मिथ आता है 1 पे, तो यहाँ पे 1 रखा, C1H2 1 N की जगह N है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा CH3। ऐसे ही फिर मैंने C2H5 रखा, मतलब कैसे बना, ये मेरा यहाँ 2 रखा है इनकी जगह, अब दोनों जगह C2H2 2 4 1 प्लस 1 5 CH2H5 हो गया। फिर इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकाले, मॉलिक्यूलर, इसका आया आपका 15, इसका आएगा आपका 29, तो 29 में से 15 घटाओगे, फिर इनके बीच का अंतर निकालना है, क्योंकि अंतर बोला है, तो कितना आएगा, 14 का आएगा। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ड्यूरिंग इट्स राइज द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगी, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो पावर इफेक्टिव होती आ रही है इसके अंदर। जैसे नीचे आएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ जाएगी इंक्रीज क्योंकि, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ऊपर जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। 2O रिप्रेजेंट्स टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 20 नहीं है दोस्तों, ये O है, ठीक है, O ऐसे ही बनता है मोटा, जबकि 0 पतला बनता है, ठीक है। तो 2O क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2 एटम्स को दर्शा रहा है ऑक्सीजन के। डैश नेवर अकर सिंगली नेचर, तो फोर्स कभी भी नेचर में सिंगल अकर नहीं आता, सिंगल कभी भी नहीं आएगा सिंगल फोर्स, क्योंकि हमेशा किसका कॉम्बिनेशन होता है,
मास और एस्केलेशन का कॉम्बिनेशन है। तो फोर्स के लिए कुछ ना कुछ, फोर्स के लिए हमेशा फोर्स कभी अकेले लगेगा ही नहीं फोर्स, ठीक है। मास भी चाहिए, एस्केलेशन भी चाहिए। डॉमिनो को आइडेंटिफाई ओनली, कितने डॉमिनो ने कितने ट्रैट्स को आइडेंटिफाई करा था, ट्रैट्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट खोजे गए थे तो उसमें से डॉमिनो ने कितने ट्रैट को आइडेंटिफाई किया था, सिर्फ 3 ट्रैट्स को उसने आइडेंटिफाई किया था। 3 इसका आंसर हो जाएगा। हर्बीवोरस रिक्वायर अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट सेलुलोज। हर्बीवोरस को सेलुलोज की आवश्यकता होती है बड़े बड़े मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। रिक्वायर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लंबी सी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है किसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को। व्हाट इज द मास ऑफ अ गर्ल हुज वेट इज 450 न्यूटन। अब मास कैसे निकालेंगे भाई, मास का फॉर्मूला पता है आपको, W इक्वल टू mg होता है। W इक्वल टू क्या होता है, mg। ओके, तो आपको मास निकालना है किसका, एक गर्ल का जिसका वेट दे रखा है आपको ये, तो वेट दे रखा है ना, W इक्वल टू mg लगा दो डायरेक्ट भाई। क्या रखा है 450, ये रखा 450 W हो गया, बट्टा बराबर हो गया mg। m तो निकालना है, g आ जाएगा आपका 10 मान लो या 9.8 मान लो, तो 9.8 माना है इसलिए पॉइंट मारा आपका, तो 9.8 होता है क्योंकि हम पता है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45.9। चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 पूछे गए थे, 27 पूछे गए थे, देख सकते हैं आप। जो आपका एग्जाम हुआ था कौन सा, एक सेकंड, साइंस का जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था, ये 20 सितंबर 2018 में जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें टोटल आपके 27 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। और इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा, इन क्वेश्चन जो आज हमने आपके साथ कराए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए RRB ग्रुप डी आने वाले एग्जाम में, अपना बेस्ट डे डालो, ठीक है। इस महीने आपको क्या करना है, आपको पूरी जी जान लगा देनी है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, अपना बस पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर की बातों पर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो बी मोटिवेट, और इंसान गलतियों से सीखता है, आप बहुत जगह गलतियाँ करेंगे और सपोज एंड इस एज में क्या होता है, हम डॉगमेटिज्म ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एडवाइसेस ज़्यादा देते हैं लोगों को, ठीक है। तो वो एडवाइस देने से बच्चों। एंड सेकंड थिंग, इफ योर एडवाइस इज हेल्पफुल फॉर समवन देन उसको आप दे सकते हैं, बट ट्राई टू follow your dreams, passion and your ambition, okay, and always do something new and hard, always pursue your hard work and मतलब कि and always acquire knowledge, okay. So these factors will help you, definitely help you to get success and achieve your goals, but keep it remember, one ambition is very necessary for you and for your गोल, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।